मेरे प्यारे मित्रों, अजीब उलझन में है जिंदगी, अजीब उलझन में है जिंदगी, बेबस है आंखें। अजीब उलझन में है जिंदगी, बेबस है आंखें। रोऊं तो आंसुओं का मुजरिम, रोऊं तो आंसुओं का मुजरिम, और हंसूं तो हालात का मुजरिम। अजीब उलझन में है जिंदगी, बेबस है आंखें। रोऊं तो आंखों का मुजरिम, और हंसूं तो हालातों का मुजरिम। कमबख्त जिंदगी तड़पना सिखा गई, कमबख्त जिंदगी तड़पना सिखा गई, गम में भी हंसना सिखा गई। कमबख्त जिंदगी तड़पना सिखा गई, गम में भी हंसना सिखा गई। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने जो हमारे संविधान से रिलेटिव एक जो कंटेनेंट होती है, पॉइंट होती है मित्रों, मैं आज वो फिर शेयर करूंगा आपके साथ। तो मित्रों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि लोकपाल के लिए सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी, यानी किसने सबसे पहले इसकी मांग की थी कि लोकपाल होनी चाहिए। लोकपाल होती क्या है मित्रों? तो लोकपाल एक ऐसी संस्था है, ऐसी निकाय है जिसके तहत उच्च पोस्ट पर बैठे हो उच्च अधिकारी लोग जो भी होते हैं उनके बारे में जानना, उनके बारे में जांच पड़ताल करना या उनकी व्यवस्था के बारे में समझना कि लोकपाल का उद्देश्य था कि वो काम अपनी कैसे कर रही है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है ना। इस सब कामों के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या उच्च पदाधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए लोकपाल निकाय की स्थापना की मांग की गई थी, जो सबसे पहले मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड मित्रों, यह व्यक्ति की नाम है जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे मित्रों। क्या नाम था उनका? मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड, जो 1961 में सबसे पहले यह सुझाया था कि एक लोकपाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए मित्रों? एक लोकपाल होना चाहिए था। कब सुझाया था मित्रों? 1961 में। किसने सुझाया था मित्रों? तो मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड 1961 में सबसे पहले यह सुझाया था कि एक लोकपाल होना चाहिए जो उच्च पदों पर आसीन लोगों की जांच कर सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। हमेशा कोर्ट से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर ये सब सवाल पूछे जाते हैं, या जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में कंपटीशन के व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, आप इसे याद कर लीजिए। तो मित्रों, इसी के साथ अब हम लोग चलेंगे अपने कंप्यूटर साइंस की तरफ। तो हम लोग कंप्यूटर में कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। उस इतिहास में बहुत सारी चीजों को बता चुका है जो पिछले वीडियो में मैंने वह दिखाया है। तो मित्रों, अब देखेंगे क्या कि जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ये जॉन वॉन न्यूमैन जो थे वैज्ञानिक थे मित्रों, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में यानी कैलकुलेटर कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे मित्रों। तो जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ये एक आर्किटेक्चर थे, निर्माता थे मित्रों। स्टोर्ड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, इन्होंने सबसे पहले क्या दिया था? स्टोर्ड माने कैसे स्टोर करना, किस चीज को? तो प्रोग्रामिंग को, जो भी प्रोग्राम है, लैंग्वेज जो भी प्रोग्रामिंग है उसको कैसे स्टोर किया जाए, उस कंसेप्ट को इन्होंने लाया था। कौन? तो जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन suggested the pioneer stored program concept that the proposed। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था कि डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन सबसे पहले सजेस्ट किए थे कि ये जो प्रोग्राम है उसको कैसे हम लोग प्रपोज करें। तो पहला मित्रों उन्होंने बताया, क्या पहला पॉइंट बताया कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर द स्टोर्ड इन अ सिंगल रीड राइट मेमोरी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन, डाटा और इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए मित्रों? तो आर द स्टोर्ड, क्या होना चाहिए? डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर द स्टोर्ड होना चाहिए। कहां होना चाहिए स्टोर्ड? तो रीड एंड राइट मेमोरी में, रीड राइट मेमोरी में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? रीड राइट मेमोरी में होना चाहिए। क्या स्टोर होना चाहिए? तो इंस्ट्रक्शन और डाटा होना चाहिए। कहां स्टोर होना चाहिए? तो रीड एंड राइट मेमोरी में होना चाहिए, इन ए सिंगल रीड राइट मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि द मेमोरी कंटेंट्स आर एड्रेसेबल बाय द लोकेशन, और जो भी मेमोरी में जो भी कंटेंट्स दिया है, जो भी उसमें बात प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज जो भी उसमें डाला गया हो, जो भी कंसेप्ट उसमें रखा गया हो, जो भी डाटा संग्रह किया गया हो, वो क्या होना चाहिए? तो एड्रेसेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए मित्रों?
एड्रेसेबल होना चाहिए बाय लोकेशन, माने वो कहाँ पे है और उस क्या है उसके बारे में एड्रेसेबल होना चाहिए बाय लोकेशन, ताकि उसको खोजने में आसानी हो सके, सर्च करने में आसानी हो सके। एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस इन अ sequential fashion, that is from one instruction to the next unless modified explicitly। तो मित्रों हम देखेंगे सबसे पहले कि मेमोरी कंटेंट आर द एड्रेसेबल बाय द लोकेशन एंड एग्जीक्यूशन टेक प्लेस इन अ सिक्वेंशियल, वो क्या होना चाहिए था, सिक्वेंशियल में होना चाहिए, फैशन दैट इज फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन दैट द नेक्स्ट, माने एक से लेके अगला जो भी आ रहा है क्रम में वो सभी क्या होना चाहिए था, सिक्वेंशियल होना चाहिए मित्रों। इन अनलेस मॉडिफाइड एक्सप्लिसिटी इन द ईयर 1945 में 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एक परिचय दिया, क्या चीज का परिचय दिया, तो द कंसेप्ट ऑफ स्टोरेज, मैंने उन्होंने कंसेप्ट ऑफ स्टोरेज का 1945 में जॉन वन न्यूमैन ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, उनके बारे में बताया, परिचय कराया। द प्रोग्राम इन द मेमोरी, कैसे मेमोरी में प्रोग्राम को क्या किया जाए, रखा जाए। तो यह रहा हमारा मित्रों 3 पॉइंट इनके जो जॉन वन न्यूमैन के बारे में था। आगे देख रहे हैं पॉइंट क्या मित्रों, तो द EDVAC एडवैक एंड देन द ENIAC कंप्यूटर ENIAC ENIAC कंप्यूटर्स were the developed based on this concept। EDVAC और ENIAC कंप्यूटर were the developed based on this concept। किस कंसेप्ट में आया, तो द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, माने इसी आर्किटेक्चर पे क्या आया, तो अगला प्रोग्राम, अगला कंप्यूटर आया, अगला कंप्यूटर डेवलप किया गया, कौन था, EDVAC और ENIAC कंप्यूटर को डेवलप किया गया। द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU for the processing arithmetic and the logical instruction, a memory to the store data and the programs input and the output devices and the communications channel to send or receive the output data। तो क्या बताया मित्रों, ए मेमोरी टू द स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम, मेमोरी में क्या करना है, तो स्टोर करना है, किस चीज को, तो डाटा को करना है, क्या चीज को, डाटा का, और प्रोग्राम को इनपुट करना है और आउटपुट करना है। डिवाइसेज एंड द कम्युनिकेशन चैनल, और उसको क्या करना है, कम्युनिकेशन चैनल से क्या कर लेना है, सेंड करना है या रिसीव करना है, यानी जोड़ के रखना है, सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। द आउटपुट डिवाइस रिसीव द आउटपुट डाटा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मित्रों, तो क्या होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए, आउट होना चाहिए। ड्यूरिंग द 1917 लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, देखिए मित्रों अब क्या है, 1917 में क्या आया, तो 1917 में क्या आया था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, या क्या था, तो सर्किट था मित्रों इलेक्ट्रॉनिक, अलाउड द इंटीग्रेशन ऑफ द कंप्लीट CPU ऑन अ सिंगल चिप, माने पूरे CPU को क्या किया जा सके, सिंगल चिप्स में, कॉल्ड इज द माइक्रो प्रोसेसर, सिंगल चिप्स में इसको रखा जा सके, और इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, माइक्रो प्रोसेसर। मुरेज लॉ के अनुसार, मुरेज के नियम के अनुसार, द प्रेडिकेटेड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मुरेज द लॉ प्रेडिकेटेड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द number of the transistor that could be the assembled in a single microchip, और उसको क्या कर सके, असेंबल किया जा सके, कहा किया जा सके, तो सिंगल माइक्रोचिप्स में, है ना, ट्रांजिस्टर that the could be assembled in the single microchips। नेक्स्ट आया पॉइंट मित्रों 1980 में, द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर था, इंक्रीज, बढ़ा और आगे डेवलप किया, एंड exponentially by the integrating around 3 million components on the small size chips termed as a very large scale integration VLSI। यानी यहाँ पे हम लोग पढ़े लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यहाँ आ गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI। नेक्स्ट आया मित्रों आगे चल करके, फर्दर advancement in technology has made it the possible of the fabricated high density of the transistor and other components
अप्रॉक्स 106 कंपोनेंट्स ऑन, यहाँ क्या था मित्रों, तो 3 मिलियन कंपोनेंट्स, यहाँ क्या बढ़ के अप्रॉक्स 106 कंपोनेंट्स on the single IC called the super large scale integration, SLSI, super large scale integration का डेवलप हुआ है, जिसको हम लोग आईसी भी कहते हैं, आईसी कॉल द सुपर, माने आईसी को हम लोग क्या कहते हैं, SLSI यानी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो मित्रों देखेंगे, यह बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सवाल है मित्रों, जो हमेशा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, या कंप्यूटर का जो भी एग्जाम होने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के वो हो मित्रों, सभी प्रकार के एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछे जाते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटिव है मित्रों। तो आप आशा करता हूं कि आप इसे ध्यान देंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, बार बार रिविजन करेंगे, तो बार बार रिविजन करने से आपको ज्यादा समझ में आएगा मित्रों, इसलिए आप इसको बार बार रिविजन करें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं मित्रों, धन्यवाद, शुक्रिया। आप हंसे तो सही, हंस के मुस्कुराए तो सही, वरना जिंदगी आज भी नीरस है। धन्यवाद मित्रों।